सब्सक्राइब करें टारगेट पाठशाला यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस करें जिससे कि निरंतर रूप से आपको वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। जय हिंद दोस्तों, टारगेट पाठशाला में मैं पवन आप सभी का स्वागत करता हूं। संविधान में मूल अधिकार हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि भाग 3 हम लोगों का समाप्त हो चुका है। अगर आपने नहीं पढ़ा हो अब तक तो एक बार जाकर के वीडियो देखिए, बहुत अच्छे से हमने और डिटेल में समझाया है। अब जो है आज का टॉपिक है हमारा भाग 4, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक है। इसमें राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनके बारे में बात की गई है। तो अब पहले ये समझ लेते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होती क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, सीधी सी बात है, नाम से स्पष्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, मतलब ये डायरेक्शन दिए गए हैं। किसको डायरेक्शन दिए गए हैं? स्टेट को। किस लिए? कि जब वो पॉलिसी बनाए तो उनमें उनका समावेश करे। मतलब क्या है कि नीति निर्देशक तत्व जो हैं वे तत्व हैं जो कि संविधान निर्माताओं ने संविधान में डाला है, और वो स्टेट को बोला है कि आपको जब भी कोई पॉलिसी बनानी हो, जब भी कोई नियम बनाए, जब भी कोई कानून बनाएं आप, तो इन जो निर्देशक तत्व जो नीचे लिखे हैं उनको ध्यान में रख के बनाएं। ठीक, तो अब ये समझ में आ गया आपको कि निर्देशक तत्व क्या करते हैं। तो अब ध्यान में रख के बनाना है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि आप ध्यान से समझें तो निर्देशक तत्वों का जो यूज है वो क्या है, उनका प्रयोग ये है कि राज्य को एक कल्याणकारी राज्य में परिवर्तित करना। ठीक, इंग्लिश में हम कहेंगे वेलफेयर स्टेट का गठन करना, उसकी रचना करना ही निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य है। ठीक, तो आपने उद्देश्य समझ लिया कि निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है कि एक राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाना। क्यों? क्योंकि नीचे जो पॉलिसीज़ दी गई हैं, नीचे जो नियम बताए गए हैं, जो अलग अलग अनुच्छेदों में बताए गए हैं हमारे लिए, तो डायरेक्शंस जो हैं, वो जो प्रिंसिपल बताए गए हैं, उनको अगर आप पॉलिसी में शामिल करते हैं किसी भी कानून बनाते समय, तो क्या होगा? इसका मतलब क्या है कि आप जो है राज्य को एक कल्याणकारी राज्य की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक, उसके बाद अगर आप ध्यान दें तो इसमें अगर हम 36 और 37 पढ़ें, क्योंकि देखिए जैसे हमने अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक पढ़ा था, जिसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि अनुच्छेद 14 से लेकर के 32 तक जो है बात की गई हैं संविधान के जो मूल अधिकारों की, लेकिन 12-13 में कुछ और बातें कही गई थी, 33, 34, 35 में कुछ और बातें कही गई थी। ठीक उसी तरह अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 पार्ट 4 में है, लेकिन अनुच्छेद 36 और 37 में निर्देशक तत्व न दे करके उनके बारे में कुछ बातें कही गई हैं। जैसे अनुच्छेद 36 ये कहता है कि राज्य की परिभाषा क्या होगी, यानी डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो उसमें लिखा गया है कि जो अनुच्छेद 12 में परिभाषा थी, ठीक, तो अनुच्छेद 12 में जो राज्य है, जिनको जिनको आपने राज्य बोला है, वही ठीक परिभाषा लागू होगी 36 में। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 12 को एलोबरेट किया, बताया विभिन्न निर्णयों के द्वारा, तो जैसे जैसे अनुच्छेद 12 में नए नए तरीके से ऐड हुई चीज़ें, वो अपने आप जो है 36 में ऐड हो जाएंगी। मतलब अनुच्छेद 36 ये कहता है कि राज्य की वही परिभाषा होगी जो कि अनुच्छेद 12 में दी गई है। पहली बात हो गई। दूसरी बात समझते हैं अनुच्छेद 37 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 37 ये कहता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं वो न्यायोचित नहीं होंगे, यानी कि गैर न्यायोचित होंगे। अब गैर न्यायोचित का मतलब क्या होगा कि आपको मैंने बताया था कि अगर मूल अधिकारों का आपको हनन हो रहा है तो आप सीधे क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मतलब अपने लिए न्याय मांग सकते हैं कि आपके मूल अधिकारों का हनन हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा हो कि जो नीति निर्देशक तत्व जो हम पढ़ने वाले हैं उनमें से अगर राज्य जो उनका हनन करता है तो, या फिर उनको लागू नहीं करता है तो क्या होगा? तो इसके लिए संविधान निर्माताओं ने बोला कि इसके लिए आप न्याय की शरण नहीं ले सकते। मतलब ये सीधी सी बात ये है कि ये टोटली स्टेट पे डिपेंड करेगा कि वो जो निर्देशक तत्व लिखे जा रहे हैं, नीचे बताए गए हैं, उनको अपनी पॉलिसी में शामिल करता है कि नहीं करता है। ठीक, तो अगर नहीं करता है तो उसके लिए आप जो है कोर्ट में या किसी प्रकार से कोई भी न्याय मांग नहीं सकते कि भाई ये इन्होंने जो हमारे निर्देशक तत्व संविधान में लिखे गए हैं तो क्यों नहीं उनको लागू किया जा रहा है। तो उसके पीछे कारण क्या है पहले वो समझ लीजिए। तो कारण ये था कि चूंकि 1950 में आपको भारत की स्थिति पता थी, अंग्रेजों ने पूरी तरीके से एक तरह से बर्बाद कर रखा था, पूरी तरीके से सब कुछ लूट करके अपने देश ले गए थे। उस समय भूखमरी, गरीबी, पार्टीशन भी हो चुका था, तो बहुत सी समस्याएं जूझ रही थी, बहुत समस्याएं थी भारत में। इस कारण से निर्माताओं ने क्या किया, भविष्य की बातें सोची। उन्होंने बोला कि अगर अभी इनको हम लागू करने की बात कह देंगे तो क्या होगा कि राज्य के पास उतना धन नहीं है, उतना समर्थ नहीं है इस समय देश हमारा कि इन चीज़ों को लागू कर सके।
तो अभी तो नहीं, लेकिन बाद में जैसे जैसे हम समर्थ होंगे वैसे वैसे हम उन चीज़ों को लागू करेंगे। उसका छोटा सा एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि इसमें एक निर्देशक तत्व आप पढ़ेंगे, उसमें साफ साफ लिखा है कि बच्चों को जो है अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक, ये भी पढ़ेंगे, अनुच्छेद 45 में है। तो क्या उस समय राज्य समर्थ था कि सबको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करा सके? तो नहीं था। लेकिन बाद में जैसे जैसे 90 का दशक गुजरा, 2002 में आए, तो हमने क्या किया, एक कानून बना दिया कि नहीं, अब जो है बच्चों को जो है 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको जो है निःशुल्क और अनिवार्य जो प्राइमरी एजुकेशन है वो तो देनी ही है हमें। तो हमने कब बनाया? 2002 में। क्यों बनाया? क्योंकि तब जाकर के हम इतने समर्थ हो चुके थे कि हम बच्चों को जो है अब पॉलिसी बना करके उनको फ़ायदा दे सकें। तो यही कारण था कि स्टेट पॉलिसी जो बनाई गई थी, जो डायरेक्टर प्रिंसिपल्स हैं उनको जो है गैर न्यायोचित किया गया कि आप उसके लिए न्याय नहीं मांग सकते, उसके हनन होने पर आप कोर्ट में नहीं जा सकते। तो ये 2 बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो ये हो गया 36 और 37। और अब मैंने आप लोगों को बताया कि निर्देशक तत्वों का जो है क्या है, उनका उद्देश्य क्या है कि न्याय में उच्च आदर्श, स्वतंत्रता, समानता बनाए रखना है, तथा इनका उद्देश्य क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है। पब्लिक वेलफेयर स्टेट जिसे हम कहते हैं उसका निर्माण करना है। ठीक, बस मेन चीज़ इसमें क्या है कि ये गैर न्यायोचित तो हैं, मतलब इनके हनन पे आप शरण में नहीं जा सकते न्यायालय के, लेकिन फिर भी न्यायालय जो है इनको जो है ध्यान में रखता है। जब भी किसी चीज़ को अगर वो इलोबरेट करना, किसी को विस्तार करना हो, बताना हो, या किसी लॉ का इंटरप्रिटेशन करना हो, तो इनको ध्यान में रखता है। वो कैसे? आपको पता है 31 अनुच्छेद 31 जो है वो संविधान निर्माताओं ने क्या किया, अभी जो संसद ने क्या किया, उसको हटा करके अब 300A में डाल दिया। ठीक, ये आपको पता है सबको। क्यों? क्योंकि संपत्ति का अधिकार जो है अब हटा दिया गया। लेकिन अनुच्छेद आपको पता होना चाहिए कि 31A, 31B ये अभी भी अनुच्छेद उसमें डले हुए हैं। तो ये अनुच्छेद 31A, 31B, 31C ये क्या कहते हैं उनको अभी आके आपको हम समझाएंगे। तो बेसिकली क्या है 31A, 31B के बारे में, तो ध्यान समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय जब भी किसी चीज़ का इंटरप्रिटेशन करती है तो उसमें निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। अब समझिए जरा इस बात। तो अनुच्छेद 31A जो है वो राज्य को क्या करता है, एक शक्ति प्रदान कर रहा है। 31A राज्य को शक्ति प्रदान कर रहा है कि आप जो संपत्ति को अगर अपने अंडर में ले लेते हो तो उसके लिए एक कोई न्यायालय की शरण में नहीं जा सकता। वैसे ही 31B जो है वो बात करता है जो 9th शेड्यूल है हमारी, आपको पता है 9वीं अनुसूची, उसके बारे में थोड़ी सी बात ये समझ लीजिए कि 9वीं अनुसूची में अगर कोई भी सब्जेक्ट जो है डाल दिया गया, वो डालता कौन है? संसद। तो अगर 9वीं अनुसूची में कोई भी चीज़ डाल दी गई तो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। ये था 1973 के पहले तक नियम। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कोई भी नहीं हो, कुछ भी कानून बना हो आप, उस पर हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन 73 के पहले व्यवस्था क्या थी कि 9वीं अनुसूची में कुछ भी डल गया अगर, तो उस पर रिव्यू नहीं हो सकता। तो 31 भी बात करता है 9th शेड्यूल की। अब 31C जो है वो समझिए इस बात को, 31C महत्वपूर्ण है हमारे लिए। 31C जो है ये बात करता है कि अगर मान लीजिए कि ऐसी कंडीशन बने कि राज्य जो है मूल अधिकार दिए गए हैं नागरिकों को, और मान लीजिए कोई जो नया कानून बना रही है उसमें DPSP का कोई सब्जेक्ट उसमें शामिल कर रही है, सपोज करिए। तो अगर उस सब्जेक्ट को शामिल कर लिया गया और मान लीजिए कि वो सब्जेक्ट DPSP का सब्जेक्ट वायलेट करे मूल अधिकार को, तो क्या होगा? तो उस कंडीशन में 29C में 31C में ये कह दिया गया कि सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ऐसी कंडीशन क्लैश होता है अगर दोनों में, तो अगर DPSP के 39 वाला जो बात की गई है, 39 जो अभी हम 39 पढ़ेंगे उसमें कुछ अलग अलग अनुसरणीय तथ्य बताए गए हैं। तो 39 में जो भी प्रावधान हैं DPSP के, उनको अगर उनको लागू करके कोई कानून बनाया जाता है तो उस कानून को इस आधार पर जो है नल एंड वाइड घोषित नहीं किया जाएगा कि वो किसी मूल अधिकार का हनन कर रहा है, भले ही 14 का हनन कर रहा हो, 19 का हनन कर रहा हो या फिर 21 का हनन कर रहा हो। ठीक, तो 31C क्या करता है, अनुच्छेद 39 को क्या करता है, एक तरह से सुरक्षित करता है, उसको रोकता है, बताता है कि भाई आप सुरक्षित हो, आपके ऊपर कोई भी क्लेम नहीं कर सकता। फिर से समझिए इस बात को, 31C में ये कहा गया है कि अगर राज्य जो है 39 में जो बातें कही गई हैं उनको लागू करता है तो उन कानूनों को इस आधार पर जो है शून्य घोषित नहीं किया जाएगा कि वो किसी मूल अधिकार का हनन कर रहे हों। तो ये 31C आया। अब 31C आया क्यों, इसके पहले थोड़ी सी बात समझ लीजिए कि जो दोहिराजन मामला था, चंपाकम दोहिराजन मामला, उसमें रिजर्वेशन को लेकर के बातें हुई थी, प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। तो उसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि DPSP जो हैं उनका जो स्थान मूल अधिकारों के स्थान से निम्न है,
और इस कारण से मूल अधिकारों का कोई भी डीपीएसपी हनन नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी डीपीएसपी में कहा गया उससे मतलब नहीं है। मतलब मूल अधिकार सर्वोच्च स्थान प्राप्त है मूल अधिकारों को, तो मूल अधिकारों का अगर कोई हनन करेगा तो हम डीपीएसपी को कैंसिल कर देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने डीपीएसपी को जो लागू कराया था उसको कैंसिल कर दिया गया चंपाकम दोईराजन मामले में, ठीक। तो उसके बाद तब जाकर के ये सारे संशोधन हुए और 31C ऐड किया गया कि अगर 39 को लेकर के हम कोई कानून बनाएंगे तो उसको जो है किसी भी हालत में शून्य घोषित नहीं किया जाएगा। तो ये इस तरह से कहीं ना कहीं जो है डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स दोनों में कहीं ना कहीं से एक तरह से बातें समझ में आती है कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इनके बारे में एक साथ समझते हैं और पढ़ते हैं, ठीक। तो इसलिए न्यायालय भी इनकी बात सुनती है, ठीक है भाई। अगर मान लीजिए न्यायालय ने बोला कि मान लीजिए कि अगर ऐसा कंडीशन होती है, दोनों में क्लैश होता है, तो हम ये देखेंगे कि राज्य जो है किस लिए ऐसा काम कर रहा है। कि भाई डीपीएसपी लागू कर रहा है वो तो अच्छी बात है, लेकिन क्या राज्य जो है मनमाना तो नहीं कर रहा, कुछ ऐसा काम तो नहीं कर रहा। और अगर उसकी मंशा सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, और मूल अधिकार का हनन हो रहा है और तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम जो है अगर मंशा सही है और डीपीएसपी लागू हो रही है तो उसको हम लागू रहने देंगे, उसको शून्य घोषित नहीं करेंगे। तो ये दोनों में एक तरह से आपस में क्लैश होते रहते हैं और उनके बारे में फिर नया नया इंटरप्रिटेशन आता रहता है। तो ये हो गया कुछ बातें जो डीपीएसपी के बारे में थी। अब बात आती है उनके बारे में पढ़ने की, तो उसके पहले वर्गीकरण की बात समझ लेते हैं कि संविधान में ऐसा कोई वर्गीकरण दिया नहीं गया, क्लासिफिकेशन ऐसा कुछ संविधान में नहीं है। लेकिन चूंकि हम पढ़ते हैं तो पढ़ने के कारण क्या हुआ, हमें समझ में आया कि अच्छा इसमें जो है इनको इस तरीके से वर्गीकरण कर सकते हैं। कुछ गांधी जी की विचारधाराओं से सहमत हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत बनाए गए, कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो उदारवादी सोच को बढ़ावा देते हैं, कुछ समाज के लिए बढ़ावा देते हैं। तो इस कारण से हमने 3 भागों में बांट दिया, यानी क्लासीफाई कर दिया डीपीएसपी को। पहला कर दिया हमने समाजवादी, दूसरा कर दिया हमने उदारवादी और तीसरा कर दिया हमने गांधीवादी। तो ये 3 प्रकार की विचारधाराओं को लेकर के हमने खुद बनाया, मतलब संविधान में नहीं है ये, हम जो बुक्स में एक तरह से लिख के आ गया और हम पढ़ते हैं वर्गीकरण। संविधान में ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं दिया गया है, ठीक। तो ये ध्यान देने वाली बात है। अब इसमें यह भी ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो कि आपको समाजवादी में भी मिलेंगे और उसके कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो कि आप पढ़ेंगे किसमें, उदारवादी में या गांधीयन में पढ़ेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अलग अलग सारे अनुच्छेद अलग अलग पूरे क्लासिफाई कर दिए हमने, क्योंकि हर अनुच्छेद में 2-3 पॉइंट दिए गए हैं और जो पॉइंट जहाँ उचित लगा उन पॉइंटों को हमने वहाँ रख दिया है। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, इसलिए ध्यान समझिएगा। ऐसा नहीं है कि एक अनुच्छेद 38 है तो केवल समाजवादी हो सकता है, ऐसा नहीं। अभी आपको समझ में आएगा कि एक अनुच्छेद 38 है वो समाजवादी में भी जाएगा और कोई अनुच्छेद ऐसा होगा जो दोनों तीनों में आएगा, तो समझिएगा आप। तो समाजवादी सिद्धांतों के बारे में पहले पढ़ते हैं हम, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। देखिए इनको याद करने की एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैंने खुद बनाई है और वो इस वीडियो में नहीं, चूँकि लंबी हो जाएगी वीडियो, तो मैं अगली वीडियो में ट्रिक आप लोगों को दे दूंगा। और विश्वास मानिए इतनी अच्छी ट्रिक है वो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आप 2-3 लाइन बस याद कर लीजिए और इतनी आसानी से मैंने बनाई है कि आपको तुरंत याद हो जाएगी कि डीपीएसपी कैसे आपको याद रखने, अनुच्छेद वाइज, मतलब सीरियल से आपको याद होंगे। ये भी कन्फ्यूजन नहीं होगी कि किस अनुच्छेद में क्या दिया गया है, ठीक। तो अभी ये समझ लेते हैं पहले डिटेल, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रिक बता देंगे। तो सबसे पहले समाजवादी सिद्धांत अनुच्छेद 38 में ये कहा गया है कि राज्य जो है, अब देखिए यहाँ पे राज्य शब्द हमने छोड़ दिया है, क्यों? क्योंकि राज्यों की ही बात की गई है, राज्य को ही निर्देश दिया गया है इसमें और किसी को निर्देश नहीं दिया गया है। अब राज्य क्या है वो अनुच्छेद 12 में साफ साफ बताया, हमने आप लोगों को पढ़ा भी दिया है। तो राज्य के लिए क्या है कि राज्य जो है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करेगा, यह अनुच्छेद 38 कह रहा है। मतलब कि लोक कल्याण करना हो, पब्लिक वेलफेयर की बात अगर हो तो उसको बढ़ाने के लिए, अभिवृद्धि मतलब बढ़ाने के लिए सामाजिक व्यवस्था को निश्चित करना किसका काम होगा, वो राज्य का, ठीक। अगला 39। अब जो 39 है ये तब तो इसके अंतर्गत सबसे बड़ा अनुच्छेद है, क्योंकि 39 में ABCDEFG तक बातें कही गई हैं। तो एक एक करके हम समझेंगे क्या क्या बातें कही गई हैं, ठीक। अब उसमें कुछ अनुच्छेद बाद में भी आए हैं तो वो भी हम समझेंगे कौन से अनुच्छेद बाद में जोड़े गए। जिसमें इसमें कहा गया है कि सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य होगा। साथ में सामूहिक हित में समुदाय के भौतिक संसाधनों का सम वितरण। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि हमारे संसाधन डिस्ट्रीब्यूशन, हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो कोई भी चीज़ ऐसी है जो समाज में हमें किसी काम के लिए हमने प्लांट की है, मान लीजिए कोई उद्योग लगाया हमने, तो हमें ऐसी प्रकार से उद्योगों का जो प्रतिबंधन करना है, प्रबंधन करना है कि उन भौतिक संसाधनों का समान रूप से सामूहिक हित में वितरण किया जा सके। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपने PDS की दुकानें खोली तो आप किसी एक को ही जो अनाज वितरण करो और वितरण किसी को करो ही मत। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो समान होना चाहिए, ये ध्यान देना है आपको। अगला, पुरुष व स्त्रियों हेतु समान कार्य का समान वेतन। यहाँ पे पुरुष और स्त्री इसलिए हमने शब्द यूज किया है क्योंकि साफ साफ संविधान में ऐसे ही लिखा हुआ है। तो पुरुष एवं स्त्री हेतु समान कार्य का समान वेतन देना। अब इसमें बात यह है, कभी कभी ऐसा हो सकता है भाई इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ आपको मैंने समझाया है, तो उससे अगर यहाँ पे समझें आप
तो हो सकता है कि भाई ऐसी कुछ चीज़ें हों जहाँ पे पुरुष केवल काम कर सकते हैं, स्त्रियों को वहाँ काम करने की मनाही हो सकती है। तो ये राज्य के ऊपर है कि अपने हिसाब से कैसे कर सकता है। ठीक। बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर प्रदान करना, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये बात जोड़ी गई, इसमें ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गए 4 पॉइंट। ठीक। और भी कुछ पॉइंट्स हैं तो महत्वपूर्ण नहीं है, उनको जो है आपको मैं जब ट्रिक बताऊंगा तो और अच्छे समझा दूंगा उनको। 39 क जो है उसमें क्या कहा गया कि सभी को जिसमें लिखा है गरीबों को, इसलिए क्या, क्योंकि इसमें से आपने लिखा है कि जो गरीब हैं उनके लिए कहा गया है निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार उनको होगा। अब यहाँ पे एक तो गरीबों की बात की गई है कि भाई जो गरीब हैं, जो जिनके पास पैसे नहीं है, उनको विधिक सहायता कैसे प्राप्त होगी, तो इसलिए कहा गया है कि सभी को जो है निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार होगा। ये 39 क में कहा गया है। जैसा कि अनुच्छेद 22 में आप लोगों को मैंने बताया था, वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं 39 क में कही गई हैं। फिर अनुच्छेद 42 आता है, प्रसूति सहायता का प्रबंध करना तथा लोगों को काम की न्याय संगत तथा मनोविचित दशाएं उपलब्ध कराना। पहली बात तो प्रसूति सहायता, ठीक, ये आपको समझ में आ रहा है। मैटरनिटी के हेतु जो चीज़ें प्रोवाइड करानी है, उसमें आशा कार्यकर्ता हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, इस समय जो आपको पता है ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं उन्हीं के लिए। तो ये चीज़ें हैं, अनुबंध करना है आपको, ऐसा बनाना है नियम। और लोगों को जो है काम के ऐसे अवसर उपलब्ध कराना है, ऐसे नियम बनाने हैं कि जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं वहाँ का वातावरण शुद्ध हो सके, वहाँ किसी प्रकार का कोई वैमनस्यता ना फैल सके, ऐसा जो है वातावरण, ऐसी दशाएं आपको उपलब्ध कराना है, ये राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 43 ये कहता है कि सभी कर्मकारों मतलब श्रमिकों को निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराना होगा। मतलब सीधी सी बात यह है कि जो भी श्रमिक हैं उनका हमें ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ध्यान दें तो श्रमिकों से ही देश चलता है। अगर श्रमिक जो है काम करना बंद कर दें, किसान खेती करना बंद कर दें, वहाँ पे श्रम करना छोड़ दें, तो आप खाएंगे क्या, या फिर कोई उपज हो ही नहीं सकती, कोई प्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो इसलिए कहा गया है कि चूंकि उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है श्रमिकों का देश के उन्नति में, इसलिए आपको ऐसी व्यवस्थाएं करनी है ताकि उनका शोषण ना हो सके। सीधी सी बात यह है। अनुच्छेद 43 क में क्या कहा गया कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना। इसका मतलब क्या है, प्रबंध में यहाँ पे लिखना चाहिए वैसे प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट जो होता है इनका। तो जैसे कोई उद्योग है उसका मैनेजमेंट है, कोई ना कोई एक प्रबंधन होगा जो इन चीज़ों को, पूरे उद्योग को देखता होगा। तो उसमें जो है कर्मकारों को सहभागिता बनानी पड़ेगी। मतलब कोई एक जो मान लीजिए कि उनका नेता जो होगा श्रमिकों का, उसको कहीं ना कहीं आपको प्रबंधन में शामिल करना पड़ेगा, जिससे क्या है कि वो श्रमिकों का शोषण करने से रोक सके, या कोई दिक्कत हो तो वो श्रमिकों को पहले सचेत कर सके या गवर्नमेंट को बता सके। तो ऐसे काम करने हैं आपको। देखिए जितने भी संशोधन हुए वो मैं आपको अलग से संशोधन करके एक टॉपिक करके मैं अभी ये बता दूंगा आप लोगों को कि 4-5 संशोधन हुए, जैसे 42वां, 44वां, फिर उसके बाद 97वां, इनमें जोड़े गए 86वां, तो ये मैं आप लोगों को बता दूंगा। अगला अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा करना व लोक स्वास्थ्य में सुधार करना, ताकि कोई कुपोषित बच्चा ना हो, उनका जीवन स्तर, लाइफ स्टाइल है वो ऐसा ना हो कि बहुत गरीबी में जी रहे हैं। इनको ऊँचे करने के लिए कोई नियम बनाने पड़े तो नियम में इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे कि जिससे कि ये आगे बढ़ सकें। काम पाने के, शिक्षा पाने के, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को सुरक्षित करना। मतलब ये जो काम पाने का अधिकार आपको पता है, मनरेगा वगैरह। अब देखिए इसमें इसको कैसे आप याद रखेंगे या समझेंगे कैसे कि जैसे मान लीजिए अनुच्छेद 41 में बोला गया काम पाने का अधिकार, तो आपको पता है मनरेगा की व्यवस्था लाई गई कि भाई इस गारंटी स्कीम है कि भाई आपको 100 दिन का रोजगार दिया ही जाएगा। तो काम पाने का अधिकार प्रत्येक नागरिक का है, तो आपको ऐसी पॉलिसी बनानी है जिससे उनको सबको काम मिल सके और अपना निर्वाह कर सकें वो। शिक्षा पाने का अधिकार आपको पता ही है, 6 से 14 वर्ष के लिए उन्होंने नियम बना दिया कि भाई 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों को लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, तो ये इसके लिए बनाया गया। बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता, इन दशाओं में क्या होगा, लोक सहायता पाने के अधिकार को संरक्षित करना। मतलब ये है कि आपको पब्लिक असिस्टेंस मिल सके, चाहे आप बुढ़ापे में हो, चाहे आपको बीमारी हो, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल खोले गए, पुलिस की व्यवस्था की गई है सारी, तो ये सब इसी अधिकार को सुरक्षित करने के लिए किए गए हैं। तो ये हो गए समाजवादी सिद्धांत, समाज के लिए जो हैं ये बातें कही गई। अब बात आती है गांधीवादी सिद्धांतों की, गांधीयन प्रिंसिपल्स की। तो आप देखिए गांधीयन प्रिंसिपल जो हैं उनमें सीधी सी बात है, गांधी जी ने जो बातें कही हैं उनकी बात करेंगे आप। जैसे गांधी ने कहा था कि कुटीर उद्योग यानी जो छोटे उद्योग हैं उनको बढ़ावा करना है आपको, उनको बढ़ावा आगे बढ़ाना है।
फिर उन्होंने ये बोला था कि जो गरीब हैं, जो SC ST यानी जो वंचित वर्ग हैं, उनको जो है कैसे भी करके आपको आगे बढ़ाने की बात करनी पड़ेगी, या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की थी उन्होंने। तो यही सारी बातें जो है इनमें आपको मिलेंगी। तो देखिए अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया है कि ग्राम पंचायतों का संगठन यानी गठन व इन्हें स्व सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करना। क्योंकि गांधी जी के विचारधारा थी कि भाई लोकल स्तर पर भी एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है सेंट्रल और स्टेट बना लो और बीच में कुछ और दो ही मत, तो एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए। तो इसलिए ये गांधीयन विचारधारा में शामिल है। अनुच्छेद 43 क्या है? कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। कुटीर उद्योग क्या होते हैं? ऐसे छोटे उद्योग जो कि एक तरह से घर में ही आप एक कुटीर कहते हैं ना, कुटी, आपको पता है कुटी मतलब होती है कुटिया, एक छोटा सा घर। तो कुटीर उद्योग मतलब अपने घर में ही ऐसे कोई छोटे मोटे, जैसे जो बुनकर होते हैं वो बन सकते हैं, बीड़ी उद्योग हो गया, ये छोटे छोटे उद्योग जो हैं कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। तो कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, जिसमें व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर आप कर सकते हैं, मतलब किसी को व्यक्तिगत रूप से भी प्रोत्साहन दे सकते हैं, या एक सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना लीजिए, उसमें आप दे दी ऐसे शामिल कर लीजिए इन लोगों को। अनुच्छेद 43B बाद में जोड़ा गया, उसमें क्या कहा गया कि सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, ये सब जो है आपको करना है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो है गठन करने की याद दीजिए। आप देखेंगे इतनी सारी कोऑपरेटिव बैंक खुल गई हैं, सोसाइटीज़ खुल गई हैं जो कि पब्लिक वेलफेयर में काम करती हैं, तो अनुच्छेद 43B के तहत ही उनको मान्यता दी जाती है। अब 46 आता है, इसमें क्या आ गया? SC ST और कमज़ोर वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनके शैक्षणिक व आर्थिक हितों का प्रोत्साहन एवं सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षा उनकी करनी है। आपको पता है, आपको गांधी जी ने शुरू से ही SC ST और कमज़ोर वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए कई आंदोलन किए। उनको दबे कुचले के वर्ग हमेशा घर जाते थे, खाना खाते थे और ऐसी चीज़ें करते थे जिससे कि उनको समाज में एक अच्छा स्थान मिल सके। ठीक, तो इसीलिए SC ST और कमज़ोर वर्गों के लिए जो बातें कही गई अनुच्छेद 46 में, उनको गांधीयन विचारधारा से हम प्रभावित मानते हैं। अनुच्छेद 47 क्या कहता है कि स्वास्थ्य हेतु नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग के औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपभोग पर प्रतिबंध। मतलब ये है कि राज्य क्या करेगा, जो नशीली दवाएं हैं या ऐसे जो ड्रग्स हैं जैसे कोकेन हो गए, हेरोइन हो गए और गांजा, चरस, ये चीज़ें जो हैं इनका जो है खेती या फिर इनकी जो उपज जो है उनको आप प्रतिबंधित कर दीजिए। अब प्रतिबंधित कर दीजिए, उसमें भी कहा गया है कि लेकिन अगर औषधीय प्रयोग उनका हो रहा है तो उनके में प्रतिबंध उनको मत लगाइए, लेकिन औषधि प्रयोग के अलावा कोई प्रयोग हो रहा है तो उनमें प्रतिबंध लगाइए। इसी कारण से बिहार राज्य हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ पे लिकर को प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो ये चीज़ें हैं, तो इन्हीं अनुच्छेद 47 से ही प्रभावित होकर के लिकर पे प्रतिबंध लगाए जाते हैं। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? गायों, बछड़ों और दुधारी पशुओं की बलि पर रोक एवं उनकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन। मतलब कि आपको जो है देश में जो दूध, क्योंकि भारत कहीं ना कहीं कहते हैं दूध की गंगा बहती थी, तो उस कारण से क्या है कि देश में जो है दुधारू पशु जो हैं उनकी बलि पर रोक लगानी चाहिए। जैसे गायों की बलि पे पूरी तरीके से रोक लगाएगी, आपको पता ही है, एक कानूनी अपराध बनाया गया है इसे। तो ये चीज़ इनको जो है कहीं ना कहीं आपको जो है रोकना पड़ेगा, और ये जो है गांधीयन विचारधारा से प्रभावित हैं, इसलिए इनको गांधीयन प्रिंसिपल्स हम कहते हैं। अब तीसरा पार्ट क्या है? उदार बौद्धिक सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं लिबरल प्रिंसिपल। अब जो लिबरल शब्द है आपको आजकल बहुत ज़्यादा दिखता होगा लिबरल। अब क्यों दिखता है, थोड़ा सा हम पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। क्योंकि क्या है कि कुछ पत्रकार या कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एक विशेष समाज के लिए अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो पूरे बॉलीवुड से लेकर के हर कोई व्यक्ति हाथ में तख्ती लेकर के खड़ा हो जाता है, लेकिन अगर वहीं किसी अन्य समाज से संबंधित कोई घटना होती है तो कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आता, वही लोग आगे फिर नहीं आते, उनके सोचने का नज़रिया चेंज हो जाता है तुरंत। जो व्यक्तियों से मांगते हैं सबूत कि भाई ये चीज़ ऐसे घटित हुई है या कहाँ आपके पास सबूत क्या है, और वही बिना सबूतों के खड़े हो जाते हैं, तो इसलिए उनको लिबरल की संज्ञा दी गई है। ठीक, हालांकि ये वर्तमान प्रदेश में मैं आपको बता रहा हूँ, इनसे DPSP का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि लिबरल शब्द आ गया, इसलिए मैं आपके हिसाब से अभी जो प्रेजेंट में चल रही है कंडीशंस, उसको मैंने लिबरल की परिभाषा आप लोगों को दी। वैसे लिबरल का अर्थ क्या होता है? बहुत ही उदारवादी जीवन जो होता है उनको लिबरल कहते हैं। जैसे लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई गई, आपको पता है। ठीक, तो ये चीज़ें LPG की पॉलिसी वगैरह ये बाद में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ेंगे तब। तो इसमें अनुच्छेद 44 क्या कहता है कि भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में समान नागरिक संहिता लागू करना। आपको पता है कॉमन सिविल कोड की बात चल रही है, गोवा एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ पे कॉमन सिविल कोड लागू है, ये ध्यान देने वाली बात है आप लोगों के लिए। तो बात चल रही है और आशा यही है कि 2 साल के अंदर ये कॉमन सिविल कोड जो है लागू होगी भारत में, और ये आवश्यक भी है। अनुच्छेद 45 क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। इसमें 45 जो पहले से था उसकी विषय वस्तु जो है, ये टाइटल कुछ और था। इसमें 6 से 14 वर्ष की बात नहीं, इसमें कम 6 वर्ष तक के बच्चों की बात की गई थी। ठीक, तो उसको कैंसिल कर करके और ये नया टाइटल ऐड किया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक, अगला
48 ये कहता है कृषि और पशुपालन में आधुनिक व वैज्ञानिक तरीकों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप परंपरागत तरीकों से ही काम करोगे, आप नए तरीके अपनाएंगे। 48 को कहा गया है कि पर्यावरण का संरक्षण किया जाएगा और उसका संवर्धन किया जाएगा। प्रोटेक्शन और प्रमोशन, मतलब कैसे भी करके नए पॉलिसी बनाई जाएंगे, जैसे गंगा को स्वच्छ करना हो, हरित क्रांति लानी हो, पर्यावरण को आगे बढ़ाना हो, ये सारी चीज़ें इसमें 48 को में ही आ जाती हैं। वन और वन्य जीवों की रक्षा, यानी जो वन के पशु हैं, पक्षी हैं, इन लोगों की सुरक्षा करना है हमारा कर्तव्य है। ये सारी चीज़ें जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक, अगला 49 क्या कहता है, राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक एवं ऐतिहासिक संस्मारकों का संरक्षण करना। तो जितने भी जैसे सांची स्तूप मान लीजिए आप, एमपी में है, भीमबेटका हो गई, ये चीज़ें जो हैं, जितने भी संस्मारक हैं हमारे राष्ट्रीय महत्व के जो हैं, उनको जो कैसे भी करके आपको सुरक्षित करना है और उनको प्रसारित भी करना है ताकि लोग उनके बारे में समझें, जानें। अगला 50 क्या कहता है कि राज्य जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण करेगा। ये सबसे मेन चीज़ है। आपको पता ही है कि न्यायपालिका पूरी तरीके से स्वतंत्र है, उस पर कोई भी रोक टोक या कोई भी शिकंजा नहीं है, और वो क्या करती है, कार्यपालिका को कहीं ना कहीं डायरेक्शन देती रहती है कि आप इस तरह से गलत काम नहीं कर सकते, और यहाँ तक कि विधायिका को भी रोकती है, जिससे कि कोई भी गलत नियम, जैसे 1973 में जिस तरह से उन्होंने रोका था। तो ये चीज़ें जो हैं ये ज़रूरी हैं कि राज्य जो है कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण करेगा। ये अनुच्छेद 50 बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। अनुच्छेद 51 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि करना एवं अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना। ठीक, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच में आपको पता है बार बार जो है जवाहरलाल नेहरू जी को जो है ब्लेम किया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने, जब हम सक्षम थे तो उन्होंने यही मध्यस्थता अपनाने के लिए सीधे चले गए कहाँ पे, यूएनओ, और इस कारण से वो मैटर आज भी फंसा हुआ है, आज भी दिक्कतें आ रही हैं वहाँ के लोगों को। अगर सपोज करिए, अब भाई उस समय हम लोग तो वहाँ थे नहीं, लेकिन आज के परिदृश्य में हम सोचें तो अगर हम उस समय जीत रहे थे या हमारे पास सेनाएं थीं, तो हमें युद्ध विराम करने की या फिर यूएनओ जाने की आवश्यकता क्यों थी? हम सीधे लड़ करके ले सकते थे उनसे, क्योंकि अगर वो चीज़ हम ले लेते तो आज इतनी बुरी कंडीशन कश्मीर की या अन्य राज्यों की नहीं होती। इतने लोग मारे जाते हैं, इतने जवान हमारे शहीद होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है यूएनओ को मध्यस्थता दी गई, और इस कारण से क्या हो गया, यूएनओ ने आज तक कोई फैसला ही नहीं दिया। तो इसलिए क्या है, कहीं ना कहीं वो अनुच्छेद 51 जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उस चीज़ का। तो ये जो अनुच्छेद हमने सारे पढ़ लिए। मैं कह रहा हूँ आप लोगों को, ये तो हमने अनुच्छेद अलग अलग डिवाइड करके बताए, लेकिन मैं अगली वीडियो में ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा जिसमें सारे अनुच्छेद एक साथ लाइन से लिखे होंगे 38 से लेकर के 51 तक, और उसमें कब जोड़े गए ये भी बताऊंगा आप लोगों को, और कैसे याद करना है, रिमेंबर करने के लिए जो ट्रिक है वो भी आप लोगों को मैं समझाऊंगा। अब संशोधन कब कब हुआ, देखिए सबसे ज़्यादा संशोधन में ऐड किया गया 42वें के द्वारा। आपको पता है 42वें को हम मिनी संविधान भी कहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा संशोधन हुए थे। तो उसमें अनुच्छेद 39, 39A, 43 से 48 से, ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं संशोधन किए गए। क्योंकि 39 में क्या हुआ, 39 तो पहले से था, लेकिन उसमें कुछ बातें जोड़ी गई नीचे, आपको बताया था मैंने अभी। 39A पूरी तरीके से जोड़ा गया, 43A पूरा जोड़ा गया, 48A जोड़ा गया। ठीक, अगला 44वां संविधान संशोधन 1978, इसमें 38 में कुछ बातें जोड़ी गई थी। 86वां के द्वारा 45 की विषय वस्तु को बदल दिया गया पूरी तरीके से, और 97वां जो था 2011 में जो हुआ था, उसमें 43B जो था उसको जो है ऐड किया गया। तो ये था संशोधन। अब देखिए इसमें क्या है कि आपको मैंने पहले बताया था कि निदेशक तत्व जो है गैर न्यायोचित हैं, लेकिन अनुच्छेद 37 में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि ये तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं। क्यों? क्योंकि देश का शासन जो है, आपका काम करना क्या है भाई, राज्य का काम ये है ना कि लोगों की रक्षा करना, हितों की रक्षा करना, लोगों को समान अवसर प्रदान करना, जिससे कि लोग आगे बढ़ सकें, देश को आगे बढ़ना। और देश आगे कब बढ़ेगा, जब लोग आगे बढ़ेंगे। तो सीधी सी बात है कि इसलिए क्या मूलभूत तत्व हैं। इसी कारण से राज्य का कर्तव्य होगा कि इन तत्वों को विधि निर्माण में प्रयोग करे। ये साफ साफ बोला गया है कि विधि निर्माण में प्रयोग करना होगा इनको। बस ये है कि उसके ऊपर फोर्स नहीं किया गया कि आप करो या ना करो, ये राज्य के ऊपर है। जब राज्य को लगेगा कि अब करने का समय आ गया है या हम समर्थ हैं, तो हम उन तत्वों का प्रयोग कर लेंगे। अब भाई बाध्यता क्यों नहीं की, उसका कारण क्या? देखिए कि देश के पास उसमें पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं थे, और देश की विविधता एवं पिछड़ापन इसके क्रियान्वयन में बाधक होगा। अभी मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले आपको समझाया था सारी बातें। अब आलोचनाएं देख लेते हैं, क्योंकि आपको मूल अधिकारों की आलोचनाएं भी पढ़ी थी हमने, इसकी भी आलोचनाएं पढ़ लेंगे अभी। फिर मूल अधिकारों और डीपीएसपी में हम वो भी कोरिलेशन देख लेंगे, उनको आपस में कंपेयर भी कर लेंगे। ठीक, आलोचनाएं क्या है? पहला ये कि कोई कानूनी शक्ति नहीं है। सीधी केटी शाह के अनुसार क्या है कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान जो है बैंक के संसाधनों पर निर्भर करेगा। ठीक, बैंक कौन है? राज्य है। भाई सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए कि चेक लेके गए आप और बैंक में पैसे ही नहीं है,
तो बैंक पैसे कैसे आपको चेक देगा? पैसे दे ही नहीं सकता बैंक। वही सिंपल है कि राज्य के पास संसाधन नहीं होंगे तो उनका प्रयोग आप नहीं कर पाओगे। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि रूढ़िवादी है। क्यों? क्योंकि ये तत्व इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन पर आधारित है। ये तत्व अभी तो ठीक है, परंतु आगे चलकर अप्रचलित होंगे, ऐसा आइवर जेनिंग्स ने कहा था। क्यों कहा था तो आप समझेंगे, समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। संवैधानिक टकराव की बात करें तो भाई जैसा हमने बताया कि हमेशा मूल अधिकार और डीपीएसपी में टकराव हो जाता है, क्योंकि डीपीएसपी में कुछ बातें ऐसी कही गई हैं जो कि मूल अधिकारों का हनन करती हैं। तो इसी कारण से संविधान में 31C ऐड किया गया कि अगर 39 से संबंधित कोई बात अगर क्लैश करती है तो 39 को आप सर्वोपरि मानोगे, न कि मूल अधिकार को। ये साफ साफ कहा गया 31C में, ठीक। और उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी बाध्यता दे दी है। तो इसमें केंद्र, राज्य, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल के मध्य टकराव होगा। केंद्र इनके लागू न होने पर राज्य को बर्खास्त कर सकता है। राष्ट्रपति विधेयक को इस आधार पर अस्वीकृत करे कि मूलभूत तत्वों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है संवैधानिक टकराव जो बीच में कहीं ना कहीं केंद्र राज्यों में होते रहते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल में, इस सब में टकराव होते रहते हैं इनको लागू कराने को लेकर के, ठीक। अब मेन चीज़ जो पढ़नी है आपको वो है मूल अधिकारों और निर्देशक तत्वों में अंतर। ये अंतर आपको अगर आपने ध्यान से पढ़ा है मूल अधिकार और ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। उन्हीं चीज़ों को एक तरह से रिपीट करेंगे और आशा करते हैं कि आपके माइंड में तुरंत बातें क्लिक होंगी कि जो बातें कही गई हैं वो हमारे माइंड में पहले से थी या नहीं थी। तो देखिए, मूल अधिकार सबसे पहले कि नकारात्मक है। क्यों? क्योंकि राज्य को कुछ मामलों में कार्य करने से ये प्रतिबंधित करते हैं। और निर्देशक तत्व क्या है? सकारात्मक है, जो कि राज्य को कुछ मामलों में इनकी आवश्यकता होती है ताकि इनको आप ऐड करो। मतलब इसको कहा गया कि आप इसको ऐड करो। और मूल अधिकारों में क्या कहा गया है कि राज्य जो है ऐसा नहीं कर सकता। तो ये नकारात्मक, ये सकारात्मक। अब इसमें भी कुछ सकारात्मक चीज़ें हैं, लेकिन मेनली ये नकारात्मक कहे जाते हैं। ये न्यायोचित हैं, ये गैर न्यायोचित हैं। अब बताने की आवश्यकता है नहीं न्यायोचित क्या होते हैं। ये इनकी कानूनी मान्यता है, इनकी नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता है, ठीक। ये स्वतः ही लागू हैं। हालांकि कुछ ऐसे हैं जिनको लागू कराने के लिए हमें नियमों की जरूरत पड़ती है, लेकिन इन्हें लागू कराने के लिए पूरी तरीके से विधान की आवश्यकता होती है। मतलब ये स्वतः लागू तो हो ही नहीं सकते, ठीक। अगला, न्यायालय बाध्य है कि किसी भी मूल अधिकार के हनन की विधि को गैर संवैधानिक या अवैध घोषित करे। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ये किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है कि न्यायालय को बाध्यता दी गई है? आप ध्यान दीजिएगा, बताइएगा मुझे कमेंट करके। जबकि डीपीएसपी में क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। बस इसमें क्या कर सकते हैं कि न्यायालय कोई इंटरप्रिटेशन कर रहा है तो उसमें इन तत्वों की सहायता ले सकता है। अगला, इनका उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना है, जबकि इनका उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, क्योंकि ये पॉलिटिकल फ्रीडम देते हैं, ये सोशल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम देते हैं। अगला, ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, क्योंकि इसमें व्यक्ति विशेष के अधिकारों की बात की गई है, जबकि ये समुदाय कल्याण की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई नियम बनाएंगे तो किसी एक व्यक्ति के लिए नियम कभी नहीं बनते, वो सारे नियम जो है एक समुदाय विशेष के लिए या फिर पूरे देश के लिए बनते हैं। तो ये हो गए दोनों में अंतर मुख्य रूप से। अब कुछ चीज़ें, 2-3 चीज़ें और समझ लीजिए कि इस संविधान के अन्य भागों में कुछ निर्देशक तत्वों की बात की गई, वो क्या क्या है। तो अनुच्छेद 335 ये कहता है कि SC/ST के लिए जो सर्विसेज होंगी, मतलब जो सेवाएं होंगी राज्य के अधीन, उनके पदों के लिए SC/ST के दावों को राज्य में ध्यान में रखेगा। जैसे आरक्षण वगैरह की बात की गई है, प्रमोशन में आरक्षण की बात की गई है, तो उसकी बात की गई है अनुच्छेद 335 में। अनुच्छेद 350 क ये कहता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना प्रत्येक राज्य का एक दायित्व होगा। मतलब जो मदर टंग है, हमारी बच्चे की मदर टंग है, उसमें जो है शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना ये राज्य का कर्तव्य होगा। अगला 351 ये कहता है कि संघ का कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का वो प्रचार प्रसार करे, क्योंकि हिंदी एक तरह से हमारी देवभाषा, एक तरह संस्कृत देवभाषा से ही हिंदी निकली है, तो हिंदी को हम एक तरह से मातृभाषा भी मानते हैं भारत की। तो इसलिए हम क्या कहें, संघ का कर्तव्य है कि हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार करें। तो इस प्रकार से हमने डीपीएसपी को अच्छे समझ लिया पूरी तरीके से। भाग 4 में जो दिया गया है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को, वीडियो छोटी होगी, उसमें केवल आप लोगों को ट्रिक हम बताएंगे कैसे आपको याद रखना है, और 36 से लेकर के 51 तक जो डीपीएसपी जो बताए गए हैं उनको आपको मैं विस्तृत रूप से समझाऊंगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।